आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये फ़ोन है नोट 10 प्रो। पासवर्ड हमने लिया हुआ है इसका 172। तो इसमें रिंगर नहीं बज रहा है। लेकिन हमने चेक किया है, तो चेक करने के बाद में ये पता चला कि कॉलिंग पे इसमें लाउड स्पीकर का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुला हुआ रहता है और रिसीवर में भी आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ जाती भी नहीं है और रिंगर में भी नहीं आती है, मतलब सारा ऑडियो बंद है। ठीक है, तो इसको नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरे पास एक नोट 10 प्रो मैक्स फ़ोन है। इस फ़ोन में नोट 10 प्रो फ़ोन है, सॉरी, एक जैसे ही होते हैं, कैमरे का फ़र्क है खाली। तो इस फ़ोन में जैसा कि आपने देखा, इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। कस्टमर का कहना ऐसा है कि ना तो कॉल करने के टाइम पे आवाज़ आ रही है, ईयरपीस में भी नहीं आ रही है और सामने वाले को आवाज़ जा भी नहीं रही है और ना ही रिंगर बज रहा है, ना ही कोई गाने बज रहे हैं। और साथ में जब कॉल लगाते हैं तो उस समय पे लाउड स्पीकर का ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको पता चल गया कि ये ऑडियो कोडेक इसको डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो ये नोट 10 प्रो मैक्स फ़ोन है या नोट 10 प्रो है, इसमें फेमस फॉल्ट आता है CPU से, यानी कि ये फॉल्ट जो है CPU से ही होना चाहिए। तो हम इसमें कोई भी दूसरी ट्रेसिंग नहीं करेंगे, सीधे सीधे CPU का ही काम करेंगे। तो ये मदरबोर्ड मैंने निकाल लिया है और देखो एकदम फ्रेश फ़ोन है, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया है। एकदम फ्रेश फ़ोन है, किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो सबसे पहले इसकी सील्ड कटिंग करेंगे, जो कि CPU के ऊपर सील्ड है, और CPU इसका रिवॉल्व करना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि CPU रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम जो है सही हो जाता है या नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हमने कटर ले लिया और यहाँ पे कट लगाया 2-3, जो कॉर्नर पे हमको ज़रूरी लग रहा है वहाँ पे कट लगाया। बाकी की साइड पे हम पीपड़ी या शोल्डर वायर से थोड़ा सा शोल्डर लगाएंगे और ये लगाने के बाद जो कंपनी से जो सोल्डरिंग करी हुई आती है सील्ड के ऊपर, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको हटाएंगे तो इजीली हट जाएगी और कोई ट्रैक वगैरह डैमेज नहीं होंगे। तो हमने ये देखिए ये सील्ड निकालना चालू कर दिया है। बहुत ईजीली इस तरीके से आप निकालोगे तो बहुत ईजीली निकल जाती है सील्ड और कोई मदरबोर्ड पे भी डैमेज नहीं आता है। इसी तरीके से आपको भी निकालनी है ताकि मदरबोर्ड में कोई डैमेज नहीं आए। ये देखिए ये एकदम इजीली निकल गई है और नीचे कोई ट्रैक भी डैमेज नहीं हुआ है, ज़्यादा थोड़ा सा हुआ है। अगर उसको भी और अच्छे से करते तो वो भी हो जाता सही से। अब सीधे हम इसको CPU को पेस्ट लगाएंगे और हीटिंग करना चालू करेंगे। जैसे ही लगेगा कि हीटिंग ठीक से हो गया है, उसके बाद में CPU हम निकाल लेंगे। फिर CPU का क्लीनिंग, मदरबोर्ड का क्लीनिंग और उसके बाद में CPU रिवॉल्व करेंगे। CPU रिवॉल्व करने के बाद में जब लगाएंगे उसके बाद देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है CPU रिवॉल्विंग से सही हो जाना चाहिए, जो ऑडियो को प्रॉब्लम है। ये फ़ोन आपके पास कभी भी फ्रेश कंडीशन में आए तो फॉल्ट भले कुछ भी हो, अगर कोई भी वाटर डैमेज या कोई भी फिजिकल डैमेज, अगर आपको कोई भी टेम्परिंग अगर नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले इस फ़ोन में CPU रिवॉल्व ही करना सही रहता है, क्योंकि इसमें सारे फॉल्ट जो है CPU से ही आता है। तो हमने ये हीट हो गया है, बस CPU उठा लिया है और इसके बाद में हम इसको अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, जो कि कोई डाउट नहीं रहे, एक बार में CPU सही से लग जाए। तो CPU तो निकल गया है। अब इसके बाद में थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद ये जो शोल्डर है वो आयरन से हटा लेंगे एक बार, और जो ग्लू रहेगा मदरबोर्ड के ऊपर
उसको भी साथ के साथ साफ़ करेंगे। इसके बाद में हम डिशोल्डर वायर से भी साफ़ करेंगे ताकि कोई भी बोर्ड के ऊपर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ भी गंदगी रहेगी तो या फिर ये ग्लू कुछ भी पार्ट अगर रह जाएगा तो फिर सीपीयू लगाने के टाइम पे वो ठीक से नहीं बैठेगा। बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लियर काम करोगे तो काम एक बार में हो जाएगा। तो हमने सोल्डर हटा लिया है, ग्लू भी हटा लिया है। अब इसको एक बार क्लीन करेंगे। ये क्लीनिंग करने के बाद हमको पता चल जाएगा कितना क्लीन हुआ है, और ज़रूरत है तो दोबारा करेंगे। लेकिन 2 बार करो या 3 बार करो, कितने भी बार करो, लेकिन इसको एकदम क्लियर करना है। इसमें कुछ भी गंदा रहना नहीं चाहिए। और शोल्डर को हमने ज़्यादा डीप करके चलाया नहीं है, ज़्यादा ताकत लगा के, नहीं तो जो ट्रैक हैं वो उनके ऊपर से इंसुलेशन छूट जाता है। अब एक बार हम डिशोल्डर वायर से साफ़ करेंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है। आप भी करोगे तो काम एक बार में हो जाएगा कंप्लीट। ये देख रहे हो, अभी यहाँ पे थोड़ा पेस्ट भी लगाना ज़रूरी है। अगर पेस्ट नहीं लगाएंगे ना तो इस पे स्क्रैच आ जाते हैं ऑटोमेटिक। पेस्ट लगाने से वो स्क्रैच नहीं आते हैं और क्लीनिंग भी थोड़ा अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से आपको भी करना है, शॉर्टकट नहीं करना है कुछ भी। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है, तो फिर आपका काम सही से हो जाएगा। ये हमने डिशोल्डर वायर से अच्छे से कर लिया है। अब फिर से साफ़ करके देखेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो उसको क्लीनिंग अच्छे से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गंदा है चलो छोड़ देते हैं। अगर ऐसा छोड़ देंगे तो वही पॉइंट जो है नहीं लग पाएगा, दिक्कत आएगी। अब आपको दिख रहा होगा मोस्टली तो क्लीन हो गया, कोई ग्लू नहीं बचा है साइडों में, बस ग्लू हल्का सा बचा है। तो इसको हम ट्वीजर से हटा रहे हैं क्योंकि सीपीयू को थोड़ा मूव होने के लिए जगह भी रहना चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर पे जो ग्लू रहता है वो भी क्लीन करना, ये वाला। अभी ये हो जाए अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में एक बार और अगर ज़रूरत लगे तो डिशोल्डर वायर एक बार फिर से फिराओ। ये देखो मैंने क्लीनिंग किस तरीके से किया है। अभी भी कुछ पॉइंट जो है ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब हम इसको फिर से पेस्ट लगा के और अच्छे से एक बार जब क्लीन करेंगे, अब की बार फाइनल हो जाएगा। ये मेरे जो शोल्डर की बिट है ना वो भी घिस चुकी है बहुत, इसीलिए 3 बार करना पड़ रहा है, नहीं तो 2 बार में तो अच्छे से हो गया होता है। ठीक है, आपको ये तरीका बस देखना है, सीखना है, समझना है। कुछ खास नहीं है, बस ये क्लीनिंग का ही मैटर है पूरा। और बीच बीच में आपको डिशोल्डर वायर को जो है एक कट करके नया लेना है, क्योंकि आप अगर पुराना ही घिसते रहोगे तो उसमें शोल्डर भी लग जाता है पुराना वाला, तो फिर वो उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। तो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में उसको कट करके आप चेंज करते रहो डिशोल्डर वायर को। तो अब देखो, अब ज़्यादा अच्छे से लगेगा कि हाँ क्लीन हो गया है। अभी आपको कोई डाउट लगे तो बताओ ये क्लीनिंग कैसी हो गई है। इसके बाद में भी हम एक वायर वाला जो ब्रश है ना वो भी एक बार चलाएंगे इसके ऊपर, तो ये अच्छे से क्लीन, अगर कोई पॉइंट नहीं हुआ होगा तो वो भी हो जाएगा। यानी अभी ये क्लीनिंग हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हम ये वायर वाला ब्रश भी चलाएंगे ताकि और भी अच्छे से क्लीन हो जाए। ये क्लीनिंग देखने के बाद में अगर सारे बॉल एकदम शाइनिंग चमकते हुए अगर दिखने लग जाएं तो समझिए ना आपका सीपीयू एक बार में लग जाएगा कंप्लीट। इस क्लीनिंग का ही सारा काम है, बाकी का भी है लेकिन इतना नहीं है जितना इस क्लीनिंग का महत्व है इसमें। तो ठीक है,
ये काम भी हो गया है। अब नेक्स्ट करते हैं CPU का। हमको जो भी डाउट लग रहा है ना वो हम क्लीनिंग करते जा रहे हैं। इसको पार्ट को हम चाहते तो कट भी कर देते, पर नहीं कट किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि क्लीनिंग में कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो बहुत छोटा सा CPU है, इसमें अगर हम इग्नोर भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, हो जाएगा, दूसरी बार में भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर बड़ा CPU होगा, उसमें अगर आप ऐसा मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत होगी फिर। अब देखते हैं ये जो CPU है इस पे कुछ स्क्रैच भी आ जाते हैं, उसको भी कैसे UV लगाना है वो भी देख लेना, ताकि आपका कभी अगर CPU घिसा हुआ मिले। असल में ये जो शोल्डर की बेट है वो भी थोड़ी सी ख़राब है, इसको आपको अच्छी ही यूज करनी है। लेकिन कोई गड़बड़ भी लगे ना तो उसको सही कैसे करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इजीली ये पूरा ग्लू रिमूव कर लिया है। इसके बाद हम एक बार डिसोल्डर वायर से भी साफ़ करेंगे और क्लीनर से भी साफ़ करेंगे। ये हमने क्लीनर से साफ़ कर लिया है। ये ग्लू कभी भी एक बार में क्लीन नहीं करना है, क्योंकि एक बार में आप ज़्यादा क्लीन करने जाओगे तो क्या होगा कि शोल्डर ज़्यादा घिसना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा शोल्डर घिसने से ये CPU की हालत भी ख़राब हो जाती है। कोई CPU होता ही है इतना लो क्वालिटी का होता है कि उस पर निशान आ जाते हैं, उसकी जो पॉलिश है ना नीचे वो निकल जाती है। ऐसा इसमें भी हो जाता है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं घिसा है इसको, लेकिन फिर भी इसमें स्क्रैच आ गए हैं थोड़े। अभी हमने इसको मतलब मेटल वाले ब्रश से भी नहीं घिसा है, फिर भी इस पे निशान आ गए हैं, तो उसके लिए हम UV कैसे लगाते हैं वो भी देख लेना। ये देखो, ये यहाँ पे ग्लू वगैरह पूरा क्लीन हो गया है अच्छे से। अभी इसको मेटल वाले ब्रश से एक बार घिसेंगे। यहाँ पे ग्लू पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन कुछ जो पॉइंट ब्लैक दिख रहे हैं, कुछ शाइनिंग दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक दिख रहा है। इसको सही करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि मेटल वाला ब्रश जो है उसको घिसते हैं अगर थोड़ा, तो ये क्लीन हो जाते हैं पॉइंट सारे। वो हम इसके बाद में करेंगे। ये अच्छे से क्लीन हो गया सब। जो ग्लू है और हमारे जो पेस्ट लगा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करना है बस। इसके बाद में जो शाइनिंग नहीं दिख रही है कुछ बॉलों पे, वो जो ब्लैक दिख रही है, उसको करने के लिए हम ये मेटल ब्रश थोड़ा घिस देंगे तो देखो ये क्लीन हो जाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से करना होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा चल जाता है तो कट पड़ जाते हैं इसके ऊपर। आपको कुछ दिख गए होंगे शायद, उनको हम सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिलहाल में इसको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है पहले। ये सारे बॉल जो है वाइट हो गए हैं, चमक गए हैं सब। अब दिक्कत ये हो गई है कि कुछ बॉल जो है थोड़ा ज़्यादा घिस गए हैं, इनको सही करना पहले ज़रूरी है, नहीं तो बॉल ठीक से नहीं बनेंगे। तो ठीक है, अब ये काम कर लेते हैं। जो जो जगह पे एक्स्ट्रा घिस गया है CPU, वहाँ पे हम UV लगाएंगे, और ये UV लगाने के बाद में जो है उस जगह पे शोल्डर हमारा नहीं लगेगा। तो आप देख लिए हमने जो एक्स्ट्रा जो घिसा हुआ है CPU वहाँ पे UV लगा दिया है, और UV लगाने के बाद में ये बॉल जो है सही से बन जाएंगी, दूसरी जगह फैलेंगी नहीं फालतू का। इससे
अगर ये नहीं करेंगे तो सीपीयू में बॉल जो बनाएंगे हम वो छोटी बड़ी हो जाएंगी और इधर उधर फैल जाएंगी। इसी के लिए ये यूवी लगाना ज़रूरी है। ये काम करने के बाद में बस एक बार लाइट दिखाएंगे, यूवी लाइट, और फिर इसको रिबॉलिंग करना चालू कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्लू लगा हुआ है उसको थोड़ा सा घिसना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर से वही दिक्कत है, बॉल ठीक से नहीं बनेंगे। बस ये काम हो गया है। अभी सीधे रिबॉलिंग करते हैं। रिबॉलिंग करने के बाद में अगर कोई बॉल सही से नहीं कनेक्ट होगी तो उसको लगा देंगे बाद में। ये हमने स्टेंसिल ले लिया है, स्टेंसिल में सेट करना है सीपीयू सही से, पीपीडी फिल करना है। ये पीपीडी भर लिया है और साथ में जो टिल्टेड वाला ट्वीजर रहता है उससे दबा के रखना है स्टेंसिल को। ये ठीक से फिलिंग करने के बाद में हम एक बार हीट करेंगे तो देखेंगे बॉल कैसी बनती है। ये रिवॉल्विंग का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया। एक बार फिर से जो बॉल हैं उनको कटिंग करके फिर से बनाएंगे ताकि कोई छोटी बड़ी बॉल ना रहे, सारी बराबर की हो जाए। इतना करने के बाद में फिर से हमको हीट करना है। ये हीटिंग कर लिया और जब ये बॉल सही से बन जाएंगी तो देखेंगे हंस के। अभी निकाल के देखेंगे कि सारी बॉल कनेक्ट हैं कि नहीं। तो देखो एक बॉल कनेक्ट शायद नहीं हुई है। दो बॉल हैं, इनको लगा देंगे। ये बॉल हमको स्टेंसिल में मिल जाएगी तो वहीं से उठा के लगा देंगे। थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और वो जो बॉल है वो उसको रख देंगे और हीट कर देंगे तो लग जाएगी अपनी जगह पे। बस इतना ही है। ये हमने बॉल ले लिया है और ये लग गया है। दूसरा वाला भी लगा देंगे इसी तरीके से। सेम तरीका स्टेंसिल में से बॉल निकालनी है और यहाँ पर रख के और हीट कर देनी है तो लग जाएगी। आओ ये बॉल ले लिया है और इसको जहाँ पे बॉल नहीं है वहीं पे लगाना है और फिर लगा के हीट करना है। बस ये लग गए। इसके बाद में सीपीयू को लगाना है मदरबोर्ड पे।
सारी बोल्ट ठीक से बनी है कि नहीं ये देखना है। ये कंप्लीट ले। अब भी आए हो गए। अब हमने सीपीयू लगा लिया है। मदरबोर्ड पे फिक्स करने के बाद में थोड़ा पेस्ट लगा के इसको हीट करेंगे, और जैसे ही सीपीयू लग जाएगा उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे। सीपीयू थोड़ा देर हीट करने के बाद जो अंदर पेस्ट डाला है वो कम ही रखना है, और थोड़ा हीट हो जाए उसके बाद में और पेस्ट लगाना है। ये लगाने के बाद में जब चारों तरफ से पेस्ट ठीक से निकलने लगे और सीपीयू अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो हिलना चाहिए और अपनी जगह पे वापस आना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है स्मूथली तो आपका सीपीयू एक बार में सही से लग जाएगा। बस इसको थोड़ा हिला के देखना है, ये कंप्लीट है। चारों तरफ से हम इसी तरीके से करेंगे। बस ये काम कर लिया आपने, बस थोड़ा ठंडा होने दो अब। और उसके बाद में मदरबोर्ड को हमने लगाया, चालू किया, और ये इसके बाद में हमने देखा है कि साउंड आ गया है। तो ठीक है, ये था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।